देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में क्या चीज है, देखो ये कहते थे फिगर 2.1.6.2 देख लेते हैं कौन सी 2.1.6.2 फिगर ये की बात कर रही है। ठीक है, यही थी शायद मेरे ख्याल से। ऊपर है और ऊपर है 2.1। शायद यही फिगर होगी। ठीक है, नॉर्मल फिगर है, सबको पता ही है ये तो, रेक्टेंट वाली। और ये एल एन के की टी के साथ 1/t के साथ ग्राफ है, ये भी हर किसी को पता है। ठीक है, ये दो ग्राफ हर किसी को पता है। देखो ये क्या कहता है, जो फिगर 2.1.6.2 थी, मतलब वही जो फिगर थी आपकी, जो मैंने आपको ऐसे दिखाई थी, ये वाली फिगर की बात कर रहे हैं, ये वाली। ठीक है, जिसमें इस तरह का जो ग्राफ दिखाया था। ठीक है, वो वाली फिगर है जिसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी होती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, ये इतने इतना आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपने पड़ी हुई है, उसी फिगर की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कहते हैं वेरिएशन दिखाई जाती है पोटेंशियल एनर्जी की विद डायरेक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है और यहाँ पे डायरेक्शन कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, डायरेक्शन कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन दिखाई गई है बिटवीन बी आर एंड एच टू। ठीक है, बी आर एंड एच टू। देखो द मैक्सिमम ऑफ द कर्व correspondent to the energy of the activated complex or the transition state complex. ठीक है, where all the three atoms are bonded to each other as shown below. ठीक है, यहाँ पे देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है। ठीक है, और ये कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैक्सिमम ऑफ द कर्व में। ठीक है, इस कर्व का मैक्सिमम कहाँ पे है, यहाँ पे ये इसका कर्व का मैक्सिमम। ठीक है, कर्व का मैक्सिमम कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ क्या बनता है आपका, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट आपकी यही बनती है। ठीक है, जहां पर क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से पार्शली एक दूसरे से के साथ कंबाइन होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कंप्लीट होनी है, पार्शली कंबाइन है। देखो ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपको रिप्रेजेंट किया गया है बिटवीन जो रिएक्शन हो रही है आपकी ब्रोमीन और हाइड्रोजन की। उसके बाद ऑब्वियस बात है, ये तो क्या था आपका रिएक्टेंट था। ठीक है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ, पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ किस में कन्वर्ट होगा, नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट में। ठीक है, देखो द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ही आपको ऊपर दिखाया है। इट इज दस ऑब्वियस दैट द रिएक्टिंग स्पीशीज कैन कंबाइन ओनली। ठीक है, ये जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, मैंने बताया था कि रिएक्टिंग स्पीशीज तभी रिएक्ट कर सकती है जब इनके पास क्या हो, इनफ एनर्जी हो। मतलब ये इनके पास इतनी एनर्जी हो कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बैरियर को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। मैंने बताया भी था ना कि इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि मैं कपड़े खरीद सकूं। तो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि 5,000 की जीन्स है, तो मेरे पास 5,000 रुपये होने चाहिए अगर मुझे वो जीन्स को क्या करना है, परचेज करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात वही है कि इट इज जस्ट ऑब्वियस दैट द रिएक्टिंग स्पीसीज कैन कंबाइन ओनली। ठीक है, वो तभी कंबाइन हो सकती है रिएक्टिंग स्पीसीज यदि इफ, ठीक है, एनर्जी क्या हो उनकी इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन हो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, यदि उनकी एनर्जी उसके बराबर या उससे ज्यादा है, तभी क्या करेंगे, रिएक्टिंग स्पीसीज एक दूसरे से कंबाइन होकर आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। अगर एनर्जी एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स इतनी नहीं है, तो उस केस में ये बैरियर कभी भी क्रॉस नहीं हो पाएगा। जब ये बैरियर क्रॉस नहीं होगा तो उस केस में कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद देखो, कहता है एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स इज नॉट एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, ये कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं है। ठीक है, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में फर्क होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में डिफरेंस होता है। ट्रांजिशन स्टेट एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, और इंटरमीडिएट आपका एक
चीज बनती है, एक्चुअल में बनती है, और उसको आप बाहर में निकाल सकते हैं, रिएक्शन से निकाल भी सकते हैं। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं है, ठीक है। इट इज अ मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल है नहीं, ठीक है। इट इज अ मॉलिक्यूल इन विच द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग और फॉर्मिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कुछ बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे बात की जाए, ठीक है, अगर इस रिएक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो इस रिएक्शन में अब मैं कहूँ कि ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग का जो कंसेप्ट होता है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में होता है। तो वही बात लिखी है कि मॉलिक्यूल में क्या होगा, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग और फॉर्मिंग बॉन्ड होती है, ठीक है। वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में यही चीजें चल रही होती है, ठीक है। द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कैन अंडरगो अ वैरायटी ऑफ वाइब्रेशन मोड, ठीक है, एंड कैन बी थॉट ऑफ एन एग्जिस्टिंग इन अ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ठीक है। देखो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वो क्या है, लगातार आपका वाइब्रेशन मोशन करता रहता है। टाइम से आया करो, टाइम से, परेशान हो जाता हूँ मैं बार बार ये लिंक का ज्वाइन कर करके। देखो, कहते जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है ये क्या है, वाइब्रेशन मोशन करते रहते हैं। ऑब्वियस बात है कि कोई भी आपके गैसेज मॉलिक्यूल होंगे या वाटर है, ऑब्वियस बात आपको पता 3 तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आपने पढ़ रखे हैं, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, रोटेशन। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन मोशन कर रहे हैं, और वो ऐसा सोचते हैं कैन बी थॉट ऑफ एन एग्जिस्टिंग इन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ठीक है। ताकि वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम में, जो एनर्जी मिनिमम होगी तभी वो स्टेबल हो सकता है, ठीक है। कहते हैं हाउएवर जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल नहीं होता, आपको बताइए, क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमम पे लाई करता है, ठीक है। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं स्टेबल होता, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। और हमने बताया कि स्टेबिलिटी का और एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, उल्टा है, ठीक है। साधु संत ज्यादा स्टेबल है हमसे, ठीक है, चाहे उनके पास पैसा कम हो, हमारे पास पैसा ज्यादा हो, तब भी हम कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। फिर भी उनके फॉलोअर ज्यादा हैं, हमारे कम हैं, ठीक है। नॉर्मल भाषा में बात करें, ठीक है। तो स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन क्या है, इनवर्स है, ठीक है। तो एनर्जी, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, मैक्सिमम एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो इसलिए ये क्या है आपका, स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, नो स्टेबल, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पे लाई करता है। उसके बाद क्या लिखा है, इरविंग एंड अदर हैव डेवलप्ड द क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है। जो इरविंग है, ठीक है, और बाकी इसके साथ के जो थे, उन लोगों ने क्या किया, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट किया है, मतलब क्वांटिटी, मतलब, ठीक है। 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव में तो मतलब क्या है, आपने क्या बताया, मान लो अगर मैं, मेरे को तुम जज करने बैठ जाओ, क्वालिटेटिव में तुम क्या कहोगे, चलो ठीक है, टीचर अच्छा है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में आ जाओ तो आपको वो स्टार भरने को दे देंगे, तो आपको वो 5 स्टार में से होता है ना, जैसे मूवी में रिव्यू करते हैं, तो भाई आप 5 स्टार में कितने स्टार देना चाहोगे, या कोई ऐप आप इंस्टॉल करते हो फोन में, तो 5 स्टार में कितने स्टार देना चाहोगे, वो होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो वो क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट किया उन लोगों ने, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का, ठीक है। इसे आप ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी कह सकते हैं, आप इसे एब्सोल्यूट रेट थ्योरी भी कह सकते हैं, किसी भी नाम से आ सकती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एब्सोल्यूट रेट थ्योरी, इसको जरूर याद रख लेना, ठीक है। या फिर इरविंग थ्योरी, एक नाम बहुत सारे हैं, ठीक है, बातों को याद रखना है, ठीक है। थ्योरी किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है, इरविंग थ्योरी पूछी जा सकती है, या फिर, ठीक है, ये पहला तरीका हो गया कहने का, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है दूसरा तरीका हो गया, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है तीसरा तरीका हो गया, और चौथा तरीका हो गया एब्सोल्यूट स्टेट थ्योरी। मतलब किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो उन लोगों ने क्या अजम्पशन मानी है, ठीक है, ये अजम्पशन जो ध्यान रखना है, ठीक है। उन लोगों ने अजम्पशन क्या मानी है, ठीक है, ये अजम्पशन मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अजम्पशन मानी उन लोगों ने, क्या अजम्पशन मानी है, कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा रेक्टेंट में और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। जैसे ये रेक्टेंट है, ये रेक्टेंट है, और ये क्या है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इनके बीच में क्या लाई करेगा, आपका इक्विलिब्रियम लाई करेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम लाई करेगा,
और जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा बाय डीकंपोजिंग द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब ये चीज डीकंपोज होगी, जब आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डीकंपोज होगा, ठीक है, जब ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डीकंपोज होगा तब आपको क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो रिएक्शन है बिटवीन ए एंड बी, तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ए प्लस बी जो क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है, कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये किस किस अजम्पशन क्या मानिए कि ये क्या रहेंगे, आपके इक्विलिब्रियम में रहेंगे। किस में रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। और जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये डीकंपोज होकर क्या बनाएगा, आपका प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, आपका प्रोडक्ट बनाएगा। इतनी बात सबको समझ आ रही है, नहीं आ रही? सर ये बात रिपीट कर दो। अच्छा, ये जो इरविंग से, यहाँ से सर जो अजम्पशंस की है हमने। अजम्पशन, देखो ये कह रहे हैं कि जो ए प्लस बी है, जो रिएक्टेंट है, ठीक है, ये हम लोगों ने सिंपल सा में ये बात कही है कि जो भी आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, जो भी आपका रिएक्टेंट है, जो भी आपका रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा, वो आपका इक्विलिब्रियम में होगा, किसके साथ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डीकंपोज होकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ये बात होता है। अब बताओ समझ आई है, नहीं है? इतनी बात, ये अजम्पशन मानी है कि रिएक्टेंट क्या होंगे, आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर डीकंपोज होके क्या बना रहे होंगे, आपका प्रोडक्ट बना रहे होंगे। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब x को ऐसे कॉपी पे कैसे लिखोगे, स्टार से लिखना नहीं, ऐसे लिखना होता है कॉपी, ऐसे दो लाइन मारो और ऐसे, बस ये होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का सिंबल। ठीक है, अब देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी दो फैक्टर्स पे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, आपकी दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी। पहला तो किस पे डिपेंड करेगी कि ये कितना बना, ऑब्वियस बात है, जब तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो रेट किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियस बात है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कि ये कितना बनेगा। ठीक है, जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी तो प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन कितनी है इस बात पे भी डिपेंड करती है, क्या रेट इस बात पे डिपेंड करती है। सेकंड किस बात पे डिपेंड करती है कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितना डीकंपोज होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर मान लो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपका बन गया, ठीक है, अगर आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन तो गया है पर वो डीकंपोज ही नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के टूटने पर भी आपका रेट डिपेंड करता है। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीकंपोजिशन है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीकंपोजिशन है, ठीक है, उस पर भी आपकी रेट डिपेंड करती है। तो यहाँ लिख भी रखा हम लोगों ने, उन्होंने लिख दिया है आगे कि जो रेट है, ठीक है, रेट है जो वो दो बातों पे डिपेंड करती है, एक तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन कितनी है और सेकंड उसके टूटने की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, सबको समझ आ रही होगी इतनी बात। शुरुआत में कुछ नहीं कहा मैंने, कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन किए हैं, तो मैं उनको सख्त भाषा में कह दूं कि आगे से कोई 5 मिनट के अंदर अंदर ना आया तो मैं एंट्री डिनाई कर दिया करूँगा। ठीक है, पढ़ाने का सारा मूड खराब हो जाता है मेरा जब कोई बच्चा बीच बीच में आता है। आज तो चलो मैंने सह लिया, ठीक है, ठीक है, मास्टर हूँ, टॉलरेंस पावर होती है, ठीक है, सह लेता हूँ। एक दो दिन तो कोई बात नहीं, ज्यादा दिन नहीं चलता ये। 5 दिन, 5 मिनट से ज्यादा लेट मत हुआ करो। जो भी बच्चे लेट आ रहे हैं, ज्योति लेट आई है, ठीक है, गुरनूर ने तो अभी ज्वाइन किया है, तो जो भी बच्चे लेट आते हैं प्लीज रिक्वेस्ट ही समझो इसको। ठीक है, आगे 5 मिनट से ज्यादा लेट हो गए तो फिर डिनाई कर दिया करूंगा मैं, मुझे मत कहना फिर उसके बाद। देखो शुरुआत में रिपीट कर देता हूँ जो बच्चे लेट आए हैं। देखो शुरुआत में हमने ये ग्राफ सबने पढ़ रखा है पोटेंशियल एनर्जी का और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जिसे आप एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को कई भाषा में आप इसको ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि ब्रोमीन प्लस में हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, ब्रोमीन। ये डैश डैश क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन हो रही है। देखो इसमें अगर प्रोडक्ट को देखोगे तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है और ये बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है।
ठीक है। और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बन सकता है, ठीक है, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी बन सकता है जब उसके पास क्या हो, एक उसके पास इतनी एनर्जी हो ताकि क्या हो सके, ये बैरियर क्या हो सके, क्रॉस हो सके। अगर ये बैरियर ही क्रॉस नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट की साइड में नहीं जा पाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ठीक है, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट में फर्क है। ये जस्ट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, जनरली एक ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि ट्रांजिशन स्टेट एक हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है। और इंटरमीडिएट तो बस बात है कि कार्बिन हो गया, कार्बोनाइन हो गया, कार्बोनाइन हो गए, ये चीज आइटम अलग है। ठीक है, और इसको तो आप रिएक्शन से बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पर रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट को कहाँ से निकालोगे बाहर, तो वो एक हाइपोथेटिकल कांसेप्ट भी कह देते हैं उसको। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में जनरली क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अगर ट्रांजिशन स्टेट है तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है। उसके बाद देखो क्या लिखा है कि इरविंग ने, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल नहीं होता। ऑब्वियस वाला स्टेबल इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो आप लोग ग्राफ बनाते हो इस तरीके से, तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इसकी एनर्जी क्या है, हाई है। और जिसकी एनर्जी हाई होती है, एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन क्या है, उल्टा है। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसके बाद इरविंग ने डेवलप किया ये थ्योरी। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कई भाषा में पूछ लिया जाता है, सीधा इरविंग थ्योरी भी लिख सकता है वहां पे। ठीक है, एक्टिवेटेड थ्योरी भी लिख सकता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी लिख सकता है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी लिख सकता है, या एब्सोल्यूट रेट थ्योरी लिख सकता है। इसमें यही बात की है, इसने जंक्शन क्या मानी है, जंक्शन यही मानी है। ठीक है, कि जो भी आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में होगा। और यहाँ पे रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपका फर्दर किसमें क्या आ जाएगा, ये डिकम्पोज हो गया यहाँ पे। वो ये डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना किस बात पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना डिपेंड करता है किस पे, एक तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बनने पे, और सेकंड इसके टूटने पे। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बनने से और दूसरे इसके टूटने पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसकी रेट किसके बराबर आ जाएगी, कंसंट्रेशन की, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना कितना, और सेकंड है हमारा कि ये टूटा कितना। ठीक है, बना कितना और टूटा कितना। तो ये सिंपल सी बात है, क्लियर है यहाँ तक सबको। यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद देखो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे। ठीक है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, ऑब्वियस बात है, सिंपल सी बात है। कैसे लिखा है आपने, ए प्लस बी है। ठीक है, ए प्लस बी ने कंबाइन होकर क्या दिया है आपका, ठीक है, ए प्लस बी आपका कंबाइन होकर क्या दे रहा है। ठीक है, ऐसे ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दे रहा है, रीएक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे कैसे लिखते थे आप लिखते थे ना वहाँ पे जब प्री एक्सपेंट आपने मैंने आपको प्री एक्सपोनेंशियल मेथड बताया था। ठीक है, दो मेथड बताए थे, एक तो एसएसए बताया था, ठीक है, एक प्री एक्सपोनेंशियल मेथड बताया था। उसमें ऐसे लिखते होते थे कि रेट आपका के इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे ना आप लोग के, ठीक है, किसका, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, किसके बराबर होगा, वो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ट्रांजिशन डिवाइड बाय में क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ए इनटू में बी। ठीक है, ए की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में बी की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाली जा सकती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ट्रांजिशन स्टेट मतलब कंसंट्रेशन निकाली जा सकती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का रेट कांस्टेंट गुना में ए की कंसंट्रेशन गुना में बी की कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, ये चीज निकाल सकते हो। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये जरूरी है, हम ये दोनों ही अप्रोच से सीखेंगे। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, CSIR यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं CSIR से, तो यहाँ से दो अलग अलग डेरिवेशन चल जाती है यहाँ से। ठीक है, ये दो डेरिवेशन अलग अलग बनती हैं। ठीक है, और एक थ्योरी इंपॉर्टेंट, या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा एक, या फिर यहाँ से स्टैटिस्टिकल से पूछेगा, और
यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक थ्योरी पे, एक सीएसआईआर में, थर्मोडायनेमिक्स पे और स्टैटिस्टिकल पे, सारा ही कुछ करवाऊंगा। देखो जो कंसंट्रेशन है इंटरमीडिएट की वो क्या आ जाएगी, इस तरीके से निकाल लोगे। देखो सिंस द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिंग, ठीक है, देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा जनरली, एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड डीकंपोजिंग भी होता है। इस चीज को हम लोग समझेंगे, इस चीज को वैसे समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जब स्टैटिस्टिकल अप्रोच करवाऊंगा तो इस चीज को बढ़िया तरीके से समझेंगे। पर ठीक है, लैंग्वेज देख लेते हैं, लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डीकंपोजिंग प्रोसेस है। मतलब ऑब्वियस बात है, कोई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर बॉन्ड फॉर्म होगा, तो इस तरीके से काम होते हैं। तो इसमें क्या आता है कि एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इसमें जो एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, वो क्या बन जाती है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाती है। ठीक है, इस चीज को समझेंगे कल। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिए। बाकी इसको एक्सप्लेन कल परसों कर देंगे, जब भी जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच चलेगी। इस बात को जरूर याद रखना। यहाँ से आपको या तो आपको डिफर में क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, डिफर भी पूछ लेता है, स्टेटमेंट लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, डिफर पूछेगा, ठीक है, गेट भी पूछ सकता है, सीएसआई वो तो सबके लिए कॉमन है ही। देखो उसके बाद देखो यहाँ पे अगर एक वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में कन्वर्ट हो जाता है, कहते हैं ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट हो जाता है। देखो कहते हैं लेट ई वाइब्रेशन विद एवरेज वाइब्रेशन एनर्जी। ठीक है, ई वाइब्रेशन क्या है, एक एवरेज वाइब्रेशन एनर्जी है विच रिजल्ट इन द रप्चर ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, बॉन्ड क्या हो गया आपके, रप्चर। रप्चर का मतलब होता है टूट जाना, रप्चर का मतलब क्या है, टूट जाना। ठीक है, और प्लैंक इक्वेशन क्या कहते हैं, प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू एच। ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पे, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। बी क्या है, म्यू क्या है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। आप लोग कहते हो ना कि ये एटम ए है, ये बी है, किसी एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप जब ये बॉन्ड क्या कर रहे हैं, ये बॉन्ड क्या होता है, स्प्रिंग होता है। ठीक है, ये बॉन्ड क्या होता है, स्प्रिंग होता है, और ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन। और अगर इसकी एनर्जी क्या हो जाए, एकदम से बढ़ा दी जाए, तो ये बॉन्ड क्या हो सकता है, टूट जाता है। ये बॉन्ड क्या हो सकता है, टूट जाता है। ठीक है, आपने 2 तरीके पढ़े होंगे, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पढ़े होंगे, वहां पे ये चीजें बढ़ाई जाती थी अच्छे डिटेल से। पर मैंने थोड़ा सा बता दिया कि ये बॉन्ड स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर एनर्जी तक ये वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर तुमने ज्यादा एनर्जी देती तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उन लोगों ने कहा कि प्लैंक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, ई वाइब्रेशन इज इक्वल टू एच। ठीक है, और इन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी म्यू इज टेकन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिकम्पोजिशन। ऑब्वियस बात है, हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग तभी तो कह रहे हैं ना, हम लोग यही तो कह रहे हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। हम लोग यही तो बात कर रहे हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑब्वियस बात है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी तो क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। वही बात मैं कह रहा हूँ। तो वही बात इन लोगों ने लिखी है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जो म्यू है, ठीक है, वो क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, यही एनर्जी का रिक्वायर है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन। इतनी बात आपको समझ आ रही है, नहीं है, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो सबको समझ आ गई क्या, कोई बोल रहा है पीछे, दोबारा दोबारा वाला तो कोई नहीं है, बता दो। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक No, है, sir. देखो द रप्चर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, जो बॉन्ड का टूटना है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, इज ड्यू टू द लार्ज वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, जो बॉन्ड ब्रेक होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, वो किसके कारण होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि लार्ज वाइब्रेशन एनर्जी, ठीक है, वाइब्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, विच इज अक्वायर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, जब ये रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, तब ये इतनी एनर्जी अक्वायर कर लेता है ताकि इसका बॉन्ड क्या हो सके, ब्रेक हो सके। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, द वाइब्रेशन क्वांटम नंबर corresponding to such vibration energy level will be quite high। obvious बात है, आप लोगों ने ये रिलेशन पढ़े होंगे कि E इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू प्लस में 1/2
ये होता था यहाँ पे H में, ये रिलेशन हुआ करते थे, ठीक है। ये रिलेशन होता था और ये क्या होता था आपका वाइब्रेशन क्वांटम नंबर। ये क्या होता था आपका वाइब्रेशन क्वांटम नंबर। ये आपको एक्सप्रेशन याद करा दो तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये रिलेशन है, ठीक है। बीएससी में पढ़ाते थे, शायद फाइनल ईयर में आती थी। पढ़ा हुआ है क्या नहीं पढ़ा हुआ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा? सर पढ़ा तो हुआ है बट याद नहीं है ठीक है। अच्छे तो से। ये एनर्जी एनर्जी का फॉर्मूला होता था, ये वाइब्रेशन क्वांटम नंबर होता था, ये हाफ एच में होता था। ऑब्वियस बात है जिसकी वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जिसका वाइब्रेशन क्वांटम नंबर ज़्यादा, ठीक है, वही लिख दो या फिर एन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो वही बात हम लोगों ने लिख रखी है कि द वाइब्रेशन क्वांटम नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू सच लार्ज वाइब्रेशन एनर्जी, ठीक है। अगर वाइब्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो उसका क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो क्वांटम के थ्रू हमारी एनर्जी आई है, ठीक है, एक बात मैं बता देता हूँ, जब ये क्वांटम आएगी तब ये बातें जरूर आएंगी, ठीक है। और इसको तो कोट के पी लेना, क्वांटम थर्मोकाइनेटिक्स और स्टैटिस्टिकल, जिसका ये आता है उसको सब आ जाएगा। देखो क्वांटम में क्या कहते हैं कि जब एन की वैल्यू हाई होती है ना, एन होता है क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर एन की वैल्यू हाई होती है उस केस में क्या होता है, जो क्लासिकल बिहेवियर है, ठीक है, जो क्लासिकल अप्रोच होती है, क्लासिकल अप्रोच और जो होती है क्वांटम अप्रोच, दोनों क्या आ जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं, दोनों बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है उस इसका यहाँ पे क्या लॉजिक लिया गया, देखो हम लोगों की ये जो एनर्जी होती है इज इक्वल टू एच म्यू, ये क्वांटाइज्ड एनर्जी है, यह ये क्वांटाइज्ड एनर्जी, ये +1 +2 में पढ़ाया है, ठीक है, क्वांटाइज्ड एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद यदि इसकी बात करूं मैं तो ये क्या है, थर्मल एनर्जी है, ये क्या है, थर्मल एनर्जी, क्लासिकल वाइब्रेशन एनर्जी या तो किसी से नॉर्मल थर्मल एनर्जी भी कह सकते हो, ठीक है। ये क्या है हमारी थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है। थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर कर, देखो ये भी ई वाइब्रेशन है, ये भी ई वाइब्रेशन है, दोनों को कंपेयर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एच म्यू इज इक्वल टू के बी टी, ठीक है, एच म्यू इज इक्वल टू के बी टी, ये चीज आ जाएगी। और यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीकम्पोजिशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब के बी को क्या लिख सकते हो, के बी को आप ये भी लिख सकते हो, बोल्ट में क्या लिख सकते हो, गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय में आप गैथरॉन नंबर, ठीक है। तो के बी किसके बराबर होता है, गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय में अब गैथरॉन नंबर। तो यहाँ पे क्या निकाल लिया है, ये म्यू क्या है, ये म्यू आया है फ्रीक्वेंसी ऑफ डीकम्पोजिशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ decomposition of activated complex, frequency of decomposition of activated complex की frequency of decomposition है, इसके बराबर आ गई है म्यू इज इक्वल टू आर टी अपॉन में एन ए एच। बताओ समझ आई इतनी बात या नहीं आई? यस Yes. सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसके बाद देखो एन ए मैंने बता ही दिया, यहाँ पे अवोगाद्रो कांस्टेंट है। अब देखो क्या लिखा है कि सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2.8 18.4 एंड 2.18.7, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट देखो 2.18.7 क्या है, ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन है, और आपकी 2.18.4, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी कंसंट्रेशन है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। ये क्या आपकी कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये हमारा पहला रिजल्ट था, ठीक है, ये हमारा पहला रिजल्ट है, ठीक है, और ये हमारा सेकंड रिजल्ट था, ठीक है। और हमने कहा था कि रेट इन्हीं दो चीजों पर डिपेंड करती है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना कितना और हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूटा कितना, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। दोनों को क्या कर दोगे आप, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ी थी ना यहाँ पे, ये इक्वेशन की बात कर रहा है 2 इसमें क्या कर दो आप लोग, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। देखो ऑब्वियस बात है आर किसके बराबर आ जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन के गुणा में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन के, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू के, ये क्या है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का रेट कांस्टेंट है, आर टी अपॉन में एन एच इनटू में बी,
इतनी बात समझ आई है नहीं है बताओ। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो कंपेयरिंग इक्वेशन 2.18.8 विद एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डेटा। ठीक है, ऑब्जर्वेंटली में क्या होगा, ऑब्वियस बात है कि ए प्लस बी कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर तुम सिंपल रेट लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कोई रेट क्वेश्चन होगा कि और ए होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बी होगा। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से लिखते हो। ठीक है, तो यही चीज़ उन लोगों ने लिख दी है। ठीक है, अब देखो कहते कंपेयर कर दो। कंपेयर करने पे क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। कंपेयर करने पे क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ठीक है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर टी अपॉन में एन ई एच कट रेट कांस्टेंट फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा यहाँ तक। उसके बाद ये आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में ये रिलेशन यूज करवाते थे आपका, जब +1 में थर्मोडायनेमिक्स आया था ना, उसमें लास्ट में आपको पढ़ाया जाता है जब एंट्रोपी से पहले ये वाला टॉपिक आता है। ठीक है, तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था गिब्स का। ठीक है, गिब्स हमारे किसके साथ कैसे रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन देखा मैंने बताया था, कहाँ देखा लगता है, ऐसे देखा लगेगा आपको, -RT ln के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स में था, +1 क्लास की थर्मो में है। ठीक है, ये वाला रिलेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ की है, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा जी लिख दिया और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए आपका ये लिख दिया, और यहाँ पे नोट डाला हुआ। नोट क्या है देखो, वेयर डेल्टा जी इज अ चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है। ठीक है, गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब कितने का चेंज आया स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी में, जब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ आपका, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज हुआ। ठीक है, तो इसके दौरान क्या चेंज आया है। ठीक है, ये मैंने बताया था कि जंक्शन है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, ऑब्वियस बात है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की गिब्स फ्री एनर्जी कितनी है, माइनस कर दो रिएक्टेंट की। ठीक है, वही बात है ना, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस में इनिशियल, यही चीज की है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है, क्योंकि चेंज का मतलब यही होता है कि अब क्या है और पहले क्या था। ठीक है, कहते थे ना, छोटे होते थे मैं बहुत होशियार होता था, अब मैं नालायक हो चुका हूँ। ठीक है, तो चेंज किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो कि अब क्या हूँ और पहले क्या था। तो फाइनल में से इनिशियल, अब देखो क्या हो चुका है, पहले होशियार थे अब नालायक हो चुके, मतलब जिंदगी आपने नेगेटिव कर ली अपनी। मजाक है, चलो ये हंसाने की बात हो जाती है, एक्सप्रेशन थोड़ी बोरिंग हो जाते हैं कई बार किसी बच्चों के लिए। देखो यहाँ पे यदि बात की जाए तो यहाँ पे गेन को निकाला जा सकता है, तो बस डिवाइड में ले जाना। ठीक है, ये माइनस को उधर ले जाओ, आरटी को डिवाइड में ले जाओ, और एलएन को क्या ले जाओ, वहां पे एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बताते जाए प्रसाद। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. उसके बाद ये वाला जो रिलेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। ठीक है, ये रिलेशन सबको याद होते हैं। ठीक है, ये गिब्स के पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये मोस्टली हर बच्चे को याद है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। इसे याद करने के तरीके भी होते हैं। ठीक है, ये भी बता देंगे कभी टाइम लिखा तो। ठीक है, इसको 4 इक्वेशन होते हैं ना, एक जी की होती है, ठीक है, एक ए की होती है, ठीक है, एक यू की होती है, और एक एच की होती है। इन सब की इक्वेशंस होती हैं, ये थर्मोडायनामिक पैरामीटर हैं। ठीक है, इन सब की इक्वेशंस होती हैं, इन सबको याद करना भी सिखा देंगे कि कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ये इक्वेशन को वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, के एक्सपोनेंशियल माइनस में डेल्टा एच नॉट माइनस में टी डेल्टा एस डिवाइड में आर टी। ठीक है, अब देखो अलग अलग कर दोगे। ठीक है, अलग अलग कर दो, आर टी को डिवाइड में ले जाओ, यहाँ पे आर टी डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आर टी को डिवाइड कर दो, यहाँ नीचे भी आर टी को डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा एच नॉट बाय में आर टी, या एक्सपोनेंशियल डेल्टा एस नॉट बाय में आर।
ठीक है, क्योंकि टी से टी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो स्टैंडर्ड जो रेट कांस्टेंट है और जो नॉर्मल रेट कांस्टेंट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, वो क्या है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मतलब जस्ट क्या करना है, अपने कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा। और कंसंट्रेशन को जनरली क्या मानते हैं हम लोग, 1 ही मान के चलते हैं। ठीक है, 1 मान के चलते हैं, इसीलिए लिख देते हैं लोग कि जो स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है, वो क्या है जस्ट उसके इक्वल ही होता है। परंतु इक्वल नहीं होता है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन वो 1 मानी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए उसको लिखते नहीं है। ठीक है, तो लिख भी सकते हैं, लिख लो, आगे आपको क्या है। ठीक है, आप मतलब सही तरीके से चलोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज कई जगह डेरिवेशन देखोगे तो कई जगह ऐसे सीधा भी यूज कर लेते हैं। देखो आगे क्या है, अब आपने इसकी वैल्यू को, इसके नोट की वैल्यू को, देखो लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2.18.10, ठीक है, 2.18.10 एंड 2.18.11, ठीक है, मतलब इन दोनों को पुट कर देना 2.18.9 में। ठीक है, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, पहले आप लोग क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख लेना। ठीक है, फिर आप इसकी वैल्यू पुट कर देना। इसकी वैल्यू आपको पता ही है, ई की वैल्यू माइनस में डेल्टा एच नोट बाय में आर टी गुणा में क्या है ई की पावर डेल्टा एस नोट एक्टिवेटेड डिवाइड बाय में आर। यहाँ पे भी एक्टिवेटेड लिख लेना, ये एक्टिवेटेड हर जगह है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो रिलेशन आ जाएगा आपका ये वाला K2 इज इक्वल टू आर टी अपन में सी नोट एंड ए एच। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं आएगी। ठीक है, K2 आर टी अपन में एन एच, ये डिवाइड में आएगा। ठीक है, ये डिवाइड में आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा ये रिलेशन था ना, तो हमने तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो इसको उधर लेके जाना पड़ेगा डिवाइड। ठीक है, तो के टी किसके बराबर, K2 किसके बराबर आ गया, आर टी अपॉन में सी नोट अपॉन में एन ए एच एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बाय में आर टी एक्सपोनेंशियल एंट्रोपी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डिवाइड बाय में आर। ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, यहाँ तक समझ आया है सबको, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अर्हेनियस इक्वेशन क्या है। अरे संदीप समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. शादी मुबारक हो। Thank you, sir. लड्डू तो खिलाए नहीं है, सूखी सूखी बधाई ले लेते हैं हमसे। नहीं सर, अब आएंगे। चलो वेट करेंगे हम, कोई बात नहीं। देखो कोई बात अर्हेनियस इक्वेशन में देखो क्या है, अर्हेनियस इक्वेशन में ये रिलेशन तो तुम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि k इज इक्वल टू ए इंटू में e की पावर में माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है, ये रिलेशन तो पढ़ा ही था ना जब मैंने अर्हेनियस पढ़ाई थी, तो वो ये अर्हेनियस इक्वेशन K2 इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन में आर टी। तो यहाँ पर कहते हैं और अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी रेट कांस्टेंट क्या है, ये है ऊपर जो आर टी अपॉन में सी नोट एन ए एच एक्सपोनेंशियल डेल्टा एस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की और डिवाइड बाय में आर और डेल्टा एक्सपोनेंशियल डेल्टा एच एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डिवाइड बाय में आर टी। ठीक है, यहाँ तक आ चुका है। उसके बाद ये चीज़ भी आप लोग +1 में पढ़ते हो, ये सारे थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अप्रोच से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये जो आप लोगों ने यहाँ मैंने पढ़ाया था ना, यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये थर्मोडायनेमिक की डेरिवेशन चल रही है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग और एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो डेरिवेशन चल रही है वो थर्मोडायनेमिक्स की चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए जो रिलेशन यूज हो रहे हैं वो सारे थर्मोडायनेमिक्स के यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन हुआ करता था, थोड़ा सा सुधार के लिख देता हूँ तो आपको, ताकि आपको याद आ जाए ये रिलेशन कहाँ पढ़ते होते थे आप लोग। डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी,
ये रिलेशन आप लोग यूज किया करते थे। और ये डेल्टा एन जी क्या होता था, मोल में कितना चेंज हुआ, मोल, ठीक है। और ये रिएक्शन जनरली जो मोल होते थे वो हम लोग गैस के लिया करते थे +1 क्लास में। गैस के कितने मोल हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, माइनस में रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, उन दोनों का चेंज ही क्या कहलाता था, डेल्टा एन जी कहलाता था। और हम सिर्फ उन्हीं को लिया करते थे जो गैसेज हुआ करती थी, और वैल्यू पुट किया करते थे और एंथैल्पी का चेंज निकाला करते थे। याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा? यस सर। Yes, sir. अरे याद कर लो, पी स्टेट वालों, तुम्हारे तो काम की आएंगे अब, ठीक है। ये पी स्टेट का पेपर है ना जिनका, ये रिलेशन याद कर लो बेटा, नहीं तो निकल लोगे तुम पहले ही, ठीक है। ये रिलेशन गोट के जाना, एनसीईआरटी पढ़ के जाना +1 की, ठीक है। थर्मो की एनसीईआरटी पढ़ लो एटलीस्ट, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पे पढ़ लोगे इनफ देन सफिशिएंट है। वहाँ से एग्जाम्पल कर लेना, ये सारी चीज़ें हैं, ये आ जाते हैं चीज़ें। वहाँ पे डेल्टा एच की क्या वैल्यू का पुट कर दी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा एन जी इंटू में आर टी, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, बस कुछ नहीं किया है, ये सारी चीज़ सेम है। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर दी गई है, वैल्यू पुट की है बस, ठीक है। वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, उसके बाद देखो क्या लिखा गया है, उसके बाद वही अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये तो पहले था ही ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आर टी से फिर डिवाइड कर दोगे तो ये आर टी ये कैंसिल हो गया, तो ये के लिए यही रह गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आर टी आ गया डिवाइड में, ये अपना ऐसे लिख दिया, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक, 2.18.13 तक सबको समझ आ गया है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस थोड़ी सी हो जाएगा डेरिवेशन, थोड़ा मन और थाम लो, 5-10 मिनट बस, खत्म होने वाला है। देखो, कहते जो रिलेशन है बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, ठीक है, एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। कहते जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और जो चेंज है इंटरनल एनर्जी का इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम रिएक्टेंट may be obtained through the derivation of the expression d ln k upon में k naught by में dt, ठीक है। यहाँ से निकाल सकते हो, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ये चीज देखो यहाँ पढ़ी थी, ये d ln k upon में dt इज इक्वल टू e upon में rt स्क्वायर, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। सिमिलर वही रिलेशन यूज किया गया है, ठीक है। d ln k2 अपॉन में k नॉट बाय में dt इज इक्वल टू e अपॉन में rt स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे k2 तो था, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, k नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। k2 तो आपके पास है, इसको स्टैंडर्ड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। पहले पहले तो k2 से डिवाइड, k नॉट से डिवाइड करके पहले नेचुरल लॉग लो, ठीक है। पहले तो k नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसको नेचुरल लॉग, ठीक है, फिर टाइम के रिस्पेक्ट, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये क्या आएगा, ई एम ऑन में आर टी स्क्वायर, ठीक है। और ये जब ऐसी इक्वेशन आप कर लोगे तो ये आपको इस तरह की वैल्यू दे देगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो, इसके भी आगे एक्सपोनेंशियल लगे हुए थे ना, तो एक्सपोनेंशियल के आगे अगर तुम नेचुरल लॉग लगा दोगे तो एक दूसरे को काट देते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को काट देते हैं। तो इसलिए यहाँ ये भी अकेला ऐसे ही रह जाएगा, ये भी ऐसे ही रह जाएगा, ये भी ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। और इसके आगे तुमने लगा देना है ln आर टी अपॉन में सी नॉट एन एच, ठीक है। और आपको पता ही है फिर इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, ठीक है। और मैंने बताया था कि ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में x हो जाएगा, और x का क्या होगा फिर फर्दर डेरिवेटिव होगा, तो इसीलिए टेम्परेचर नहीं दिख रहा होगा आपको। ये सारी चीजें यहाँ डेरिवेटिव करके देख लेना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी चीजें। उसके बाद देखो यहाँ पे ln k2 अपॉन में k नॉट डिवाइड बाय में dt, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन में t प्लस में डेल्टा rt स्क्वायर, ये भी एक रिलेशन है, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद देखो आपने इक्वेट कर देना इक्वेशन 2.18.4 को इसके साथ इक्वेशन 2.18.5 से, तो यहाँ से आप लोग कंपेयर करके क्या आ जाएगा, कंपेयर करने पे आपको पता चलेगा कि e अपॉन में rt स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर आया मेरा, 1 अपॉन में t प्लस में डेल्टा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स म्यू नॉट अपॉन में rt स्क्वायर। तो बस आप लोग इतना रिलेशन याद रख लो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ई ए
इज इक्वल टू RT प्लस में चेंज इन स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो E इज इक्वल टू RT प्लस में स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, कई बार ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखो। अब तो क्या करना है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे था ना डेल्टा यू, यहाँ पे ये था, इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दो आप लोग। वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ये RT से फिर RT कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे फिर RT रह जाएगा। बस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस माइनस है, 1 भी बनेगी आगे। ठीक है, E की पावर 1 बन जाएगी, उसको इसके साथ एडजस्ट कर दिया E की पावर 1 को। ठीक है, तो 1 माइनस डेल्टा एन जी म्यू जी लिख दिया है। अब कहते फिर इसको कंपेयर कर दो किसके साथ, अरहेनियस के साथ। अरहेनियस की इक्वेशन मैंने बता ही चुका हूँ, K इज इक्वल टू A इंटू में E की पावर माइनस EA अपॉन में RT। ठीक है, तो मतलब इतने इतने फैक्टर को छोड़ दो। ठीक है, ये कितना, ये क्या बन गया है, अब इतनी इतनी चीज क्या होगी आपकी, इतनी इतनी चीज क्या बन चुकी है आपकी, A बन चुकी है। तो ये अरहेनियस का पैरामीटर आ गया है इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो ये क्या चीज थी, RT अपॉन में NaH, ये तो क्या थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीकम्पोजिशन थी ना। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीकम्पोजिशन। ये रिलेशन भी याद रखना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ CSIR वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया, इसको भी याद रख लेना। ये क्या है, ये मैंने वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो, चेंज इन द स्टोइकियोमेट्री नंबर ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये वहां पे जब +1 में पढ़ते थे, +1 में हम लोग क्या कहते थे कि A, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, यदि B प्लस C में। ठीक है, मान लो ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आती थी, ये क्या आता था, चेंज इन मोल ऑफ गैसेस। ठीक है, तो प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, माइनस में रिएक्टेंट के कितने मोल हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्ट का 1 मोल था, ठीक है, तो प्रोडक्ट के कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। रिएक्टेंट के कितने मोल थे, 1 थे, तो चेंज कितना आ गया, 1 का। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन तो हम लोगों ने क्या पढ़ी है, A प्लस में B किस में कन्वर्ट हो रहा है मेरा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के तो मोल कितने हैं, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसलिए 1 लिख दिया। ठीक है, अब रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उस हिसाब से वैल्यू पुट करते रहना। ये भी पूछ लिया जाता है, छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं यहाँ से। ठीक है, और एक ये रिलेशन कि EA और एंथैल्पी को कौन सा रिलेशन आपका ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि ये रिलेशन तो पढ़ा ही आपने कि डेल्टा H0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में NGRT या फिर μGRT लिख सकते हो। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का रिलेशन आपने देख ही लिया कि EA माइनस में RT होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। तो डेल्टा H ये बहुत बार पूछे जाते हैं, मैं जो कह रहा हूँ कि जो रिलेशन पूछे जाते हैं वो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो EA आप कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कई लोग डेल्टा NG भी यूज कर लेते हैं, म्यूजी की जगह कई लोग NG भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी जो मन करे वैसे कर देना, बस हमें पता ही है क्या चीज है। ठीक है, माइनस इंटू में ये रिलेशन आपका आ जाएगा, ये रिलेशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक ये वाला रिलेशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये रिलेशन इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैं इम्पोर्टेंट पे बात करता जाऊँ, थोड़ा पेन नया ले लेते हैं ताकि इम्पोर्टेंट बताया जा सके। देखो, एक ये रिलेशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है पर इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ये भी इम्पोर्टेंट है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ही पूछ लेता है। ठीक है, उसका ये तो आपको याद होनी चाहिए एक्सप्रेशन। उसके बाद आपको रिलेशन पता होना चाहिए ये वाला कि इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला रिलेशन आपके वैसे नॉर्मल रिलेशन है, ये भी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, और इससे रिलेटेड यहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता पर थर्मो में बन सकता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
और ये तो अरहेनियस की इक्वेशन ही होगी आपकी, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये रिलेशन तो आपको सारी उम्र पढ़ते ही आए हो। उसके बाद ये वाला रिलेशन, ठीक है, जिसका कोई पेपर हो +1 +2 के लेवल का या BSc एंट्रेंस का, उसके लिए ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करूँ, ये तो मैंने बताई फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर थ्योरी बेस से क्वेश्चन आए यहाँ से, तो थ्योरी से क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ये जो लाइन है इतनी इतनी, ठीक है। और इससे भी आगे डिटेल में आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा स्टैटिस्टिकल से, एक आएगा यहाँ से थर्मोडायनामिक के रिलेशन से, ठीक है। तो ये कोर एरिया यहाँ से पूछने में लगने पे आ जाए टीचर तो पूछते ही रहते हैं। समझ आया आज का टॉपिक? Yes, sir. Yes, sir. कैसा लगा आज Yes, का? sir. आज का टॉपिक कैसा था, सच सच बताना। सर थोड़ा सा लेंथी था पर हो जाएगा। करना तो पड़ेगा ही, इसमें तो कोई है ही नहीं, छूट तो कोई भी नहीं है। टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कैनेडिक्स के टॉपिक ऐसे ही होते हैं, पर ये है कि टॉपिक्स को 2 बार पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे तो आपको यही टॉपिक ऐसे लगेंगे कि मतलब क्या टाइम पास हो रहा है, मतलब ठीक है। मतलब आपको ठीक है यार, आसान सी तो चीज़ है, बस रिलेशन ही यूज़ करने हैं, ऐसे करके ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, बस काफ़ी चीज़ें आपको आसान लगेंगी धीरे धीरे। और देखते हैं थोड़े दिन में क्वेश्चन सेशन भी लेके आएंगे एक, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन पे आ जाओ तो सिलेबस की टेंशन है, सिलेबस पे आ जाओ तो तुम्हारा न्यूमेरिकल की टेंशन है, दोनों तरफ टेंशन ही रहती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है टाइम की, क्योंकि सेमेस्टर छोटा होता है।